अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बहुत ही खौफनाक और मिस्टीरियस अमेरिका के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की स्टोरीज़, जिसमें कि अमेरिका के जंगल्स में होने वाले सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस की स्टोरीज़ हैं। लोगों के गायब होने की, मरने की और वहाँ की मिस्टीरियस क्रिएचर्स की। और ये स्टोरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी, तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि ख़ुद को अमेरिका के उन्हीं जंगलों के अंदर महसूस करें और किसी अंधेरी खामोश जगह पर बैठ जाएं ताकि कहानी को अच्छे से एंजॉय कर सकें। अगर आपको मज़ीद ऐसी हॉरर थ्रिलिंग स्केरी स्टोरी सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपके साथ भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो चुका है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर, ईमेल या इंस्टा में से कहीं भी शेयर करें। मैं आप सबकी भेजी गई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा। तो टाइम को मज़ीद ज़ाया ना करते हुए आज की इन थ्रिलिंग स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम लूकस है और मैं आज आपके साथ अपने करियर के दौरान हुए कुछ ऐसे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस की स्टोरीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो कि मेरे नज़दीक तो काफ़ी मिस्टीरियस और दिमाग को उलझा देने वाली है। सबसे पहली स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो एक 53 साल के मर्द की स्टोरी है। ये अंकल तकरीबन पिछले 6-7 सालों से इसी जंगल में आया करते थे हाइकिंग और कैंपिंग वगैरह के लिए, और हमेशा वो अपने 5-6 दोस्तों के साथ ही आया करते थे। इतनी ज़्यादा एज होने के बावजूद भी उन्होंने ख़ुद को ऐसा फिट रखा हुआ था कि आज के किसी भी जवान का आरामी से मुकाबला कर सकते थे। और हाइकिंग में भी वो अपने ग्रुप के तमाम जवानों से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थे। उनका जो ग्रुप था उसके अंदर 22 साल से लेकर 40 साल तक के तमाम बंदे थे और वो इन सब में सबसे एल्डर थे, मतलब कि उनकी एज सबसे ज़्यादा थी। उसके बावजूद वो इन सबसे ज़्यादा फुर्तीले और तेज़ थे और उनको ज़रा भी थकावट नहीं होती थी, और वो हाइकिंग के दौरान इन सबसे आगे भी निकल जाया करते थे। इस बार को भी वो इसी तरह के एक ट्रिप पर आए हुए थे। उनका स्टे 5 से 6 दिन का था और इस दफ़ा वो सिर्फ 3 ही लोग आए थे, जिनमें उनका एक 25 साल का बेटा भी था, एक 35 साल का दोस्त और एक वो खुद। सबसे पहले दिन तो उन्होंने अच्छे से कैंपिंग की, बारबेक्यू वगैरह किया जंगल के साइड में ही नदी किनारे, और नेक्स्ट डे होते ही सुबह को वो अपने बेटे और दोस्त से पहले ही हाइकिंग के लिए निकल गए, क्योंकि वो हाइकिंग में इन सब से तेज़ थे और वो इनसे आगे निकल जाया करते थे और ये काफ़ी पीछे रह जाया करते थे। तो इसीलिए उन्होंने इनसे पहले ही निकलने का फ़ैसला किया। बाद में उनको पता चला कि उनका बेटा और दोस्त आज इधर ही कैंपिंग करना चाहते हैं और उनका हाइकिंग का कोई मूड नहीं। लेकिन वो 53 साल अंकल, उनका इस पहाड़ी को हाइक करने का पूरा इरादा था। वो इस जंगल में इसी गर्ज से आए थे कि वो यहाँ की इस पहाड़ी को हाइक करना चाहते थे। ये उस जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी थी और आज तक वो हाइकिंग करने इस पहाड़ी पर नहीं गए थे। तो हाइकिंग से रिलेटेड वो अपना सारा सामान लेकर सुबह ही हाइकिंग के लिए निकल पड़े। वो पहाड़ ऐसा था कि उसके दरमियान रास्ता बना हुआ था, कहीं से कच्चा और कहीं से नुकीले पत्थर वगैरह थे, मतलब कि उस पर हाइकिंग करना प्रोफेशनल्स का ही काम था और आम लोगों के बस की बात नहीं थी। और उस रास्ते के दोनों तरफ से घने और बहुत ज़्यादा घने दरख्त थे और उन दरख्तों की टहनियाँ पूरे जंगल में फैली हुई थी। इतने घने दरख्त कि कोई आम इंसान उनके अंदर जाए तो वो 2 से 3 मिनट के अंदर ही अपना रास्ता घूम कर बैठे। बेसिकली उनको शाम तक उस पहाड़ को हाइक करके वापस आ जाना था। लेकिन अब रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम हो चुका था और वो अभी तक भी वापस नहीं आए थे। उनके पास उनका वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस भी मौजूद था जहाँ से उनको कांटेक्ट किया जा सकता था। इसीलिए उनके दोस्त और बेटे ने फिक्रमंद होकर उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके वायरलेस पर कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा था, मतलब कि कनेक्शन मिल ही नहीं रहा था। तो इन्होंने सोचा हो सकता है कि उन्होंने वायरलेस को ऑफ करके रखा हुआ हो, और वैसे भी इतनी कोई घबराने की बात नहीं, वो इससे भी कई ज़्यादा ख़तरनाक और मुश्किल हाइकिंग्स कर चुके हैं, तो हमें कल तक इंतज़ार करना चाहिए
वो सुबह तक ज़रूर वापस आ ही जाएंगे, और अगर वैसे भी उनको कोई मुश्किल आन पड़ी होती तो वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस उनके पास थी तो वो हमें ज़रूर बता सकते थे। इसीलिए कल तक वेट करना ही मुनासिब होगा। ये सोचकर वो लोग सो गए, लेकिन अगले दिन के 3 बजे तक भी उनका कोई नामो निशान ना मिला। तो उन दोनों ने फिर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के साथ कांटेक्ट किया। मैं अकेला ही अपने 2 बंदों के साथ उस लोकेशन पर पहुंचा। हम अपने जहन में पूरा प्लान बना चुके थे। उन्होंने जैसा कि बताया था कि उनका कई सालों का हिच हाइकिंग का एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम थोड़ा उनको उसी हिसाब से ढूंढ रहे थे। अब हम पहाड़ी के ऊपर जाने लगे थे और हम उसी रास्ते से होते हुए जा रहे थे कि जहाँ से हमें पता था कि वो ऊपर जाएंगे, क्योंकि जंगल के तो अंदर वो कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हाइकिंग करने की गर्ज से गए थे। तो जंगल के अंदर जाने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता था और ये बिल्कुल बेतुकी बात थी। इसीलिए हम उसी रास्ते से ऊपर जाने लगे जो कि हाइकर्स के लिए बना हुआ था। खैर, हम लोग उसी रास्ते को यूज़ करते हुए जो कि हाइकर्स के लिए बनाया गया था पहाड़ के ऊपर जाने लगे। वो रूट इतना ज़्यादा मुश्किल था कि हमें भी उसके ऊपर जाने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी, लेकिन हम इसके यूज़ थे और हमें हमारे फॉरेस्ट रेंजर की ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया ही जाता है। बेशक मुश्किल तो हो रहा था, लेकिन हम किसी तरीके बिल्कुल उस पहाड़ी के चोटी पर पहुंच चुके थे और हमें रास्ते में कोई भी ऐसा नामो निशान नहीं मिला कि जिससे उनका कोई भी सुराग मिल सके। उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो हवा में ही कहीं गायब हो गए हो। जंगल के अंदर तो हम जा नहीं सकते थे। ये सोचकर हम लोग उस पहाड़ी से नीचे उतर आए और फिर एयर रेस्क्यू को भी बुलवाया गया। अब वो जैसे ही पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे हेलीकॉप्टर के थ्रू, तो उन्होंने जंगल के बिल्कुल बीच में देखा, जैसा कि उस 53 साला अंकल का हुलिया बताया गया था। बिल्कुल वैसा ही कोई शख्स दरख्तों के अंदर से होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था और फिर अचानक से वो जंगल के अंदर से निकलकर उसी रूट पर आ गया जो कि हाइकर्स के लिए बनाया गया था, और वो हमारी तरफ देख ही नहीं रहा था। हालांकि हेलीकॉप्टर की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होती है, उसके बावजूद वो ऐसे शो कर रहा था जैसे उसको कुछ पता ही ना हो या कोई हेलीकॉप्टर उसके इतने ज़्यादा नज़दीक उड़ रहा है। देखने में यूँ लग रहा था मानो कि उसने कल रात से कुछ खाया पिया ना हो, जिसकी वजह से उसका जहन सही से काम ना कर रहा हो। तो जैसे ही वो हेलीकॉप्टर को उसके पास ले जाने लगे तो पता नहीं कहाँ से कोई चीज़ उनके हेलीकॉप्टर के साथ आकर टकराई और वो हेलीकॉप्टर वहीं पर पहाड़ी के साइड पर क्रैश कर गया। उसमें जितने भी लोग थे उनकी मौके पर ही डेथ हो गई, सिवाय एक ही लड़का उनमें से बचा था, जिसको क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। बाद में जब वो बंदा ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल स्टेबल हो गया था तो उसने बताया कि जब हम लोग ऊपर जा रहे थे और हमें वो अंकल नज़र आए, तो जैसे ही हेलीकॉप्टर उनके पास ले जाया गया तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हेलीकॉप्टर के पीछे से आकर कोई चीज़ टकराई है। और हेलीकॉप्टर जब नीचे गिरने लगा था तो मेरी नज़र उसी अंकल की तरफ पड़ी, तो उनके चेहरे पर काफ़ी मिस्टीरियस लुक था। तो मेरी नज़र उन्हीं अंकल पर पड़ी, तो मैं ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और मुझे अपने होश ही ना रहे और कब हेलीकॉप्टर पहाड़ी के अंदर जाकर लगा ये भी नहीं पता चला। मैंने ये देखा था कि उस अंकल का तो कोई चेहरा ही नहीं था, मतलब कि ना ही आँख कान मुंह कुछ भी नहीं था, बस वाइट फेस था और उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं थी, मतलब कि वो बिल्कुल फेसलेस दिखाई दे रहे थे। अभी मैं ये देख ही रहा था कि हमारा हेलीकॉप्टर पहाड़ी के साइड से क्रैश हो गया और उसके बाद का फिर मुझे कुछ भी नहीं पता। उस हादसे के बाद अंकल को तकरीबन 1 और हफ्ता ढूंढा गया था, लेकिन उनके ना मिलने पर फिर इस केस को ही क्लोज़ कर दिया गया था। इसी तरह का एक और केस भी हमारे पास आया था कि जिसमें 22 साला लड़का हिच हाइकिंग करता हुआ बिल्कुल इसी तरीके से गुम हो गया था और उसका भी ऐसा ही लग रहा था कि पता नहीं उसको आसमान खा गया हो या ज़मीन निकल गई हो। इस अंकल के केस में फिर भी उनका एयर रेस्क्यू के थ्रू ये तो पता चला था कि वो वहाँ पर मौजूद है। बेशक उस लड़के के मुताबिक उनका कोई फेस वगैरह नहीं था और वो कोई मिस्टीरियस एंटिटी ही थी, लेकिन कुछ तो पता चला ही था।
बेशक उस केस को बाद में क्लोज ही कर दिया गया था, लेकिन इस लड़के के केस में कोई सुराग भी नहीं मिला था, ना ही ग्राउंड सर्च के ज़रिए और ना ही एयर रेस्क्यू के ज़रिए। कहीं से भी उस लड़के का कोई नामो निशान पता ही नहीं चला था। और फिर कहीं 3 माह बाद वो लड़का उसी रूट से वापस आता हुआ दिखाई दिया, तो जल्दी से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया गया। तो पता चला कि ये वही लड़का है। उसको जल्दी से वहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लाया गया, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और कहने लगा कि मुझे इस तरह क्यों पकड़ कर ला रहे हो। तो हमने उससे पूछा कि तुम पिछले 3 महीने से कहाँ पर थे। तो उसने कहा कि 3 महीने? कौन से 3 महीने? मैं तो कल ही हाइकिंग पर गया हूँ और आज शाम तक तो मैं वापस भी आ गया हूँ, आपके सामने ही हूँ। तो हमने उसको डेट दिखाई, तो डेट देखने के बाद वो उस बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था और वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि वो 3 महीने से इन्हीं पहाड़ों के अंदर ही कहीं गुम था। खैर, उसको भी हॉस्पिटल भिजवाया गया ताकि ये पता चले कि कहीं उसको कोई दिमाग पर चोट वगैरह तो नहीं लगी, लेकिन वो बिल्कुल सही था। लेकिन आज तक ना ही हमें और ना ही उसको ये बात समझ आई कि वो आखिर 3 महीने से कहाँ पर था और 3 महीने की बातें उसको याद क्यों नहीं थी। ये जो अगला केस है, ये केस बहुत बड़े स्केल पर चलाया गया था, क्योंकि गुम होने वाला 8 साला बच्चा न्यूयॉर्क स्टेट के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, जो कि अपने अंकल के साथ इन्हीं फॉरेस्ट के अंदर कैंपिंग के लिए आए थे। बताता चलूँ कि उस फॉरेस्ट के अंदर हमारा एक गेस्ट होटल भी बना हुआ था, जिसमें तकरीबन 400 से 500 लोगों के रहने की जगह थी और डिफरेंट फैमिलीज़ वहाँ पर आकर स्टे करती थी। उस होटल का व्यू भी काफ़ी अच्छा था, मतलब कि होटल के बैक और फ्रंट दोनों तरफ काफ़ी घना जंगल था। एक साइड पर पहाड़ शुरू हो रहा था और दूसरी साइड पर काफ़ी बड़ी नदी थी, मतलब कि वो व्यू पॉइंट से भी काफ़ी अच्छा होटल था। इसीलिए लोग वहाँ पर आकर स्टे भी करते थे और कैंपिंग वगैरह भी किया करते थे। तो वो बिजनेसमैन का बेटा अपने अंकल के साथ उसी होटल में आकर स्टे किए हुए था और उनके साथ उनका एक सर्वेंट भी आया हुआ था। तो अभी ये सुबह का टाइम था। वो 8 साला छोटा बच्चा अपने अंकल के साथ जंगल के अंदर घूमने के लिए जा रहा था। अभी वो अपने रिजॉर्ट से 1-2 मिनट दूर ही गए थे कि उस अंकल ने देखा कि उसके भतीजे ने बिल्कुल शॉर्ट्स पहने हुए हैं और उसकी पूरी टांगें बिल्कुल नंगी हैं और वो जंगल काफ़ी ज़्यादा घना था और उधर कोई भी पॉइजनस प्लांट वगैरह हो सकते थे और कीड़े मकोड़े जो कि उस लड़के को काट सकते थे या नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए उसके अंकल ने कहा कि मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तुम जल्दी से रिजॉर्ट जाओ और कोई फुल पैंट पहन कर आओ ताकि तुम्हें कोई भी ख़तरा ना हो और ना ही तुम्हें कोई रैशेज़ वगैरह हो इन ब्रांचेस की वजह से। तो वो बच्चा अपने अंकल को हाँ में जवाब देता हुआ भागकर रिजॉर्ट की तरफ जाने लगा और उसका अंकल इधर उधर ही देखने लगा, मतलब कि प्लांट्स वगैरह को, और नीचे बैठकर कीड़े मकोड़ों को ऑब्जर्व करने लगा कि उनको बैठे हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके थे और अभी तक वो लड़का नहीं आया था। वो गर्मियों के दिन थे और जंगल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वो उस गर्मी की वजह से भी इरिटेट हो रहे थे। अब उस लड़के को वापस ना आए तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे और उसके अंकल भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे। तो वो जल्दी से रिजॉर्ट की तरफ जाने लगे और रिजॉर्ट के अंदर जाकर वो अपने रूम के अंदर गए तो देखते क्या है कि वहाँ पर तो उनका भतीजा मौजूद ही नहीं था। तो उन्होंने होटल के गार्ड से पूछा कि अभी जो बच्चा आया था वो कहाँ गया। तो गार्ड ने बताया कि वो अंदर तो ज़रूर गया था, लेकिन फिर 1 से 2 सेकंड में ही दोबारा पलटा और होटल की साइड वाले जंगल की तरफ बड़े मिस्टीरियस तरीके से देखने लगा और फिर उसी तरफ को जाने लगा। उसके बाद मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी ही बातों में लग गया अपने फ्रेंड के साथ और अपनी ही बातों में लग गया। उसके बाद वो कहाँ गया मुझे कुछ पता नहीं चला। होटल के अंदर अच्छे से उस बच्चे को ढूंढा गया और पास के एरिया में भी उसके अंकल ने और उनके सर्वेंट ने सर्च किया, लेकिन जब उनको उम्मीद हो गई कि अब भी उनके बस की बात नहीं तो उन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू टीम को कॉल की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो न्यूयॉर्क स्टेट के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, इसीलिए पीछे से प्रेशर आने की वजह से एक बहुत बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वो उस साल का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था
या ये कहना भी मुनासिब होगा कि वो अब तक का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था। तकरीबन 1 से 1,500 बंदा उस बच्चे को ढूंढने में बिल्कुल मशगूल हो चुका था। बाय ग्राउंड भी, बाय एयर भी खोजी कुत्ते और ऐसे डिटेक्टिव्स को भी बुलाया गया था जो कि एक एक चीज़ को नोट करके उस बच्चे को ढूंढ सकें। लेकिन खोजी कुत्तों को उस बच्चे की कोई स्मेल नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस बच्चे को हवा में ही कहीं गुम कर दिया गया हो या वो हवा में ही कहीं उड़कर चला गया हो। उसका कोई सुराग और कुछ भी नहीं पता चल रहा था। मतलब कि इतना बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उसके बावजूद कोई एक भी एविडेंस नहीं मिला कि वो बच्चा आखिर कहाँ जा सकता है। 40 किलोमीटर की रेडियस के अंदर तमाम जंगल को छान लिया गया था, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। इस ऑपरेशन को और भी ज़्यादा बड़े स्केल पर फैला दिया गया था। हालांकि उस बच्चे को गुम हुए अभी सिर्फ 1.5 दिन ही हुआ था, उसके बावजूद 50 किलोमीटर तक के एरिया में सर्च कर लिया गया था। बेशक ये एक बेवकूफ़ी भरा काम था कि वो बच्चा 1-1.5 दिन में 40 से 45 किलोमीटर तक कैसे चल सकता था, वो भी इतने ज़्यादा घने जंगल में। लेकिन पीछे से प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए उस बच्चे को 2 से 3 दिन के अंदर ही ढूंढना था। अब जब हमारे खोजी कुत्ते 50 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर एक और नदी थी, जब उसके पास पहुँचे तो वो ज़ोर ज़ोर का भौंकने लगे और इंडिकेट करने लगे कि उन कुत्तों को उस बच्चे की यहीं से स्मेल आ रही है। लेकिन वो रास्ते में कोई भी स्मेल नहीं ले रहे थे। मतलब कि रास्ते में उन्होंने कोई रूट नहीं दिखाया या कोई इंडिकेशन नहीं दी, बस उस तालाब के पास आकर ही इंडिकेशन दे रहे थे, जिसको देखकर तो ये लग रहा था कि वो बच्चा जैसे कि उड़कर यहाँ पर आया हो, जिसकी वजह से कुत्ते उसकी स्मेल ही नहीं ले रहे थे और बस यहाँ तालाब के पास आकर ही इंडिकेट कर रहे थे। खैर, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट डाइवर्स की एक टीम को बुलाया गया और वो पूरे तालाब और नदी को सर्च करने लगे, लेकिन उस बच्चे का तो वहाँ भी कोई नामो निशान नहीं मिला। उस नदी और तालाब का भी एक एक कोना छान मारा गया था, लेकिन उस बच्चे का कोई नामो निशान नहीं मिला। एंड पर थक हार कर और तमाम उम्मीदें जब ख़त्म हो गई तो इस केस को भी 2 हफ्ते बाद बंद कर दिया गया। बेशक बीच में थोड़ी बहुत सर्चिंग चलती रहती थी, लेकिन उस लेवल की नहीं जो कि 2 हफ्ते पहले हुई थी। अब उस बच्चे को गुमे हुए तकरीबन 3 साल हो चुके थे कि हमारे एक फॉरेस्ट रेंजर ने, जो कि उसी तालाब और नदी के पास से गुजर रहे थे कि जहाँ पे कुत्तों ने इंडिकेशन दिया था कि वो बच्चा यहाँ मौजूद है, तो उसने ऊपर दरख्तों पर कुछ ऐसा नज़ारा देखा कि उसने जल्दी से हमारे डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करके टीम को बुलवाया। उस टीम में मैं भी था। हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो हमारे सामने एक ऐसा मंज़र था जिसको देखकर ज़्यादातर के तो दिल ही ख़राब हो गया और कईयों को तो वोमिटिंग भी होने लगी। हमने आज तक ऐसा नज़ारा नहीं देखा था अपने पूरे करियर में। उन दरख्तों के साथ उसी बच्चे का एक एक पार्ट अलहदा करके टहनियों के ऊपर लटकाया गया था और काफ़ी ऊंचा, मतलब सर किसी और दरख्त पर, एक हाथ किसी और दरख्त पर, एक किसी और पे, पेट का सारा हिस्सा कहीं और, टांगे कहीं और आंखों तक को अलहदा कर दिया गया था। ये देखकर कोई बंदा ऐसा नहीं था वहाँ पर जो कि खौफज़दा ना हुआ हो। उस बच्चे के घर भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। पहले तो उसके घर वालों ने यह समझा था कि हो सकता है ये कोई किडनैपिंग केस हो और पैसों की वजह से कोई ऐसा कर रहा हो, क्योंकि उसके फादर न्यूयॉर्क स्टेट के सबसे रिच बिजनेसमैन थे। लेकिन कॉल भी कोई नहीं आया था और ना ही उस बच्चे के किडनैपिंग से रिलेटेड कोई खबर मिली थी। मतलब कि ये बात तो साफ थी, ना ही उसको किडनैप किया गया था और ना ही ये सब कुछ पैसों की लालच में किसी ने किया था। और अब 3 साल बाद वो बच्चा मिला था तो इस हालत में मिला था। जब उसके जिस्म के तमाम पार्ट्स का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि इस बच्चे की मौत तकरीबन 4 घंटे पहले ही हुई है। उससे पहले ये जिंदा था। साथ एक और बात पता चली थी जो कि मेडिकल टीम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। मतलब कि बच्चे की मौत तो 4 घंटे पहले ही हुई थी, लेकिन उसकी बॉडी का ऐसा हाल था कि जैसे वो 1 साल से अंदर पानी के अंदर ही था। मतलब कि उसकी लाश पानी के अंदर ही थी। ऐसे उसका गोश्त गल सड़ चुका था क्योंकि उसकी बॉडी से उसी नदी के सिम्टम्स मिले थे। मतलब कि उसकी बॉडी से ये पता चला था
कि वो उसी नदी के अंदर तकरीबन 1 साल था। लेकिन ये बात काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन थी कि उसकी मौत 4 घंटे पहले कैसे हुई और वो 1 साल से पानी के अंदर कैसे जिंदा था। मतलब कि ये एक ऐसा केस था जो कि बिल्कुल दिमाग को झंझोड़ देने वाला था। इस पे यकीन करने को दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स भी ऐसी थीं कि इस बात को मानना पड़ा। लेकिन ये बात खुद डॉक्टर्स की समझ से भी बाहर थी। पता नहीं वो बच्चा 1 साल से उस पानी के अंदर कैसे जिंदा था और वो उसको इतने ब्रूटली क्यों मारा गया था, नहीं जानता और ना ही मुझे लगता है कि मैं कभी जान पाऊंगा। अगला जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो मेरे साथ तब हुआ था जब मैं न्यू इस डिपार्टमेंट में आया था और मेरी ट्रेनिंग चल रही थी एज अ फॉरेस्ट रेंजर। और मुझे ये ट्रेनिंग करते हुए 1-1.5 माह हो गया था। अब जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था उसमें हमें हिच हाइकिंग वगैरह सिखाई जानी थी। मतलब कि मुश्किल से मुश्किल पहाड़ों पर चढ़ना और कैसे ये पता लगाया जाए कि कोई शख्स अगर गुजरा है तो कहाँ से गुजरा है, या ऐसे इंडिकेशंस जो है वो इंसान कैसे नोट कर सकता है। इस चीज़ की ट्रेनिंग होना थी। हमारी 20 बंदों की टीम थी और हमें उसी पहाड़ के ऊपर जाना था जो कि उस जंगल का सबसे ऊंचा पहाड़ था। और हमें 2-2 की टीम में अलग अलग होकर ऊपर पहुंचना था और फिर वापस भी आना था। और ये सब कुछ करने के लिए हमें 2 दिन का टारगेट दिया गया था। अब हमें अलग-अलग टीम में डिवाइड कर दिया गया और उसके बाद हमें एक पॉइंट बता दिया गया जहाँ पर हमें जाकर चेक पॉइंट लगाकर दोबारा नीचे को अपने बेसमेंट में वापस आना था। अब हमने तकरीबन दोपहर के 2 बजे उस पहाड़ी को हाइक करना शुरू किया। अभी हमने उस पहाड़ी को आधा भी हाइक नहीं किया था कि शाम होने लगी थी और देखते ही देखते रात के 8 बज चुके थे। और अभी तक हम स्लोली और कहीं कहीं रुकते हुए उस पहाड़ी को हाइक कर रहे थे। बताता चलूँ कि हमें वायरलेस सेट्स दिए गए थे कि अगर कोई भी मुश्किल आन पड़े तो हम अपने सीनियर से रब्ता कर सकें। अब पहाड़ी के ऊपर जाते हुए हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि मुसलसल कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब हम पीछे देखते थे तो दरख्तों की टहनियाँ और शाखें भी हिल रही होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे अभी यहाँ से कोई गुजरा हो, लेकिन वहाँ पर देखने पर किसी का नामो निशान नहीं होता था। तो हम दोबारा से अपनी हाइकिंग को कंटिन्यू करने लग जाते थे। अब हम एक दूसरे से भी काफ़ी दूर हो गए थे। तो जो हमारी टीम थी उसमें से मैं अपने दूसरे बंदे से आगे जा रहा था। वो मेरे से काफ़ी दूर था, लेकिन उसके बावजूद मैं जब पीछे देखता था तो वो नज़र आ रहा था और हम एक दूसरे से बात करते हुए ऊपर जा रहे थे। अभी हम 1-2 मिनट के लिए चुप ही हुए थे कि मैं दोबारा से उसका नाम बुलाने लगा, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। तो अब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो मैं 2 मिनट के लिए वहीं पर बैठ गया। मैंने सोचा हो सकता है कि मैं हाइक करता हुआ काफ़ी आगे निकल आया और वो काफ़ी पीछे रह गया हो। तो मुनासिब यही है कि मुझे उसका यहाँ बैठकर इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन 5 से 6 मिनट इंतज़ार करने के बावजूद भी वो मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। ये बात नोट करते ही मैंने अपने वायरलेस के थ्रू सीनियर से कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने हाइक को कंटिन्यू करो, हम टीम भेजते हैं जिससे उसका पता चल सके कि वो कहाँ है, और साथ साथ तुम भी नज़र रखो और अगर कहीं वो नज़र आता है तो हमें फ़ौरन इन्फॉर्म करो। उनके ये कमांड लेते ही मैं आराम से पहाड़ी के ऊपर हाइक करने लगा। और हाइक करते करते मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि जैसे टहनियों के ऊपर से कोई फलांगता हुआ मेरे नज़दीक आ रहा है। लेकिन मैं जैसे ही पीछे देखता था तो वो आवाज़ें बिल्कुल रुक जाती थीं। थोड़ी देर को फिर मुझे ऐसा भी लगता था कि जैसे मेरे साथ से जंगल के अंदर से कोई भाग कर ऊपर की तरफ जा रहा है, और इतने स्पीड से भाग के ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि मुमकिन ही नहीं था इतनी खड़ी चढ़ाई में। थोड़ी देर को तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरा टीममेट ही है। मैं आवाज़ें भी देता था लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। अब जब मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया कि जहां पर हमें चेकआउट करके दोबारा वापस भी आना था, तो वहां जाकर पता चला कि और भी टीम्स में से 2-3 बंदे मिसिंग थे। जब 2-3 बंदे मिसिंग हुए तो उसके बाद हमें वहीं पर रोक दिया गया और वापस पैदल आने से मना कर दिया गया, क्योंकि उन जंगलों पे जीप्स वगैरह के रास्ते भी बने हुए होते थे साइड से। इसीलिए हमें वापस ले जाने के लिए जीप्स को भेजा गया, जिसकी वजह से हमें जीप के रूट से वापस लाया गया।
और वापस लाकर पता चला कि अभी तक उन लड़कों का कोई नामो निशान नहीं पता चला। हम उन लड़कों के लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद हुए क्योंकि उनका कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था और वो रात भी सर्दियों की थी। इसीलिए हमें ये एडवाइस की गई कि आप लोग अपने रूम्स में जाकर आराम करो, हमारी टीम्स उनको ढूंढ रही है और कल सुबह होने तक वो ज़रूर मिल ही जाएंगे। बस वो इस काम में न्यू थे और उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, इसीलिए वो इधर उधर कहीं गुम हो गए होंगे। उनको बार बार वायरलेस पर भी कांटेक्ट किया जा रहा था, लेकिन उनके वायरलेस से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लेकिन जब अगले दिन हम सुबह उठे तो हमें पता चला कि उन चारों लड़कों की डेड बॉडीज़ ऊपर वहीं चेक पॉइंट से मिली हैं, वही चेक पॉइंट कि जहाँ पर हम होकर वापस आए थे। उन तीनों की लाशें वहाँ पर मौजूद थीं और एक जो बात उससे भी ज़्यादा हैरानकुन थी वो ये थी कि हर लड़के की बॉडी में से एक एक पार्ट गायब था। मतलब अगर मैं बात करूं तो एक लड़के का सर नहीं था, एक के बाजू, एक की टांगे और एक का बाकी धड़। मतलब कि हर लड़के की बॉडी में से एक एक पार्ट मिसिंग था। ये चीज़ देखकर हम काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हुए और जितने लड़के फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने आए थे उनमें से कई तो वो जॉब छोड़कर वापस चले गए और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी मुकम्मल नहीं की। लेकिन मुझे इस जॉब की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट की और आज तक उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। मुझे इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए 12 साल हो चुके हैं और इन 12 सालों में मैंने इतने अजीब, मिस्टीरियस और काफ़ी अजीब किस्म के केसेस देखे हैं जो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ना ही कभी सुने थे और ना ही कभी देखे थे। ये तो मैंने आपको अपने साथ हुए हज़ारों केसेस में से बस कुछ ऐसे बताए हैं जो कि मेरे जहन में हैं और मुझे याद है। इसके अलावा भी काफ़ी मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ मेरे साथ वहाँ पर हुई हैं, जिनमें से एक एक्टिविटी तो ये थी कि जब हम बिल्कुल डीप फॉरेस्ट के अंदर जाते थे तो हमें ऐसी स्टेयर्स मिलती थी, मतलब कि जंगल के बीचों बीच लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियाँ रखी हुई होती थी और ऐसे लगता था कि वो सीढ़ियाँ अभी के अभी वहाँ पर ला कर रखी गई। कभी कभी तो सीढ़ियाँ ऐसे लगती थी कि जैसे किसी आलीशान महल में से निकाल कर बिल्कुल वहाँ पर ला कर रख दी गई और कभी कभी तो वो बिल्कुल ऐसी पुरानी होती थी कि जैसे किसी खस्ता हाल खंडर में से ला कर रखी। उन सीढ़ियों के वहाँ रखे जाने का कोई मकसद भी पता नहीं चलता था। वो उस घने जंगल के बीचों बीच क्या कर रही होती थी कोई समझ नहीं आती थी। लेकिन जब भी अपने सीनियर से उसके बारे में पूछा जाता था तो वो कहते थे कि ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर तुम बस इन पर ज़्यादा ध्यान मत दो। और इन सीढ़ियों के बारे में वो सीनियर ज़्यादा बात भी नहीं करते थे और उनको तो जैसे इन सीढ़ियों के वहाँ होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन जब मुझे नया नया इन सीढ़ियों से सामना होना शुरू हुआ था तो मैं पूरी रात इसी चीज़ के बारे में सोचता रहता था कि वो सीढ़ियाँ वहाँ पर क्या कर रही होती हैं, या उनको वहाँ पर बनाने या रखने का क्या मकसद होता है। कभी कभी तो सिर्फ 6 से 7 स्टेप्स ऊंची सीढ़ियाँ ही होती थी और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा ऊंची होती थी मानो कि 4-5 मंजिला घर जितनी ऊंची हो। लेकिन सीरियसली आज तक मैं नहीं जानता कि वो सीढ़ियाँ वहाँ पर क्यों होती हैं। और भी इस तरह की काफ़ी स्टोरीज मिली जिसमें काफ़ी लोग इस तरह की सीढ़ियों की बात करते हैं ऐसे फॉरेस्ट में, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि वो सीढ़ियाँ वहाँ पर क्या कर रही होती हैं या उनको वहाँ रखने का या बनाने का क्या मकसद होता है। ये जंगल अपने अंदर ऐसे ऐसे राज समेटे हुए हैं कि इंसान जितना वहाँ पर काम करता है दिन ब दिन नए से नए राज उसके सामने खुलते हैं। यहाँ पर अक्सर ऐसे लोगों को भी देखा गया है जो कि फेसलेस होते हैं और ज़्यादातर रात के टाइम दिखाई देते हैं। फेसलेस से मतलब कि वो वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान ही होते हैं, लेकिन जब उनके फेस को देखा जाता है तो उसके ऊपर ना ही आँख, कान, मुंह कुछ भी नहीं होता, जस्ट वाइट कलर का सादा फेस होता है, बिल्कुल प्लेन। अक्सर लोगों ने उनको देखने की बातें बताई हैं और अक्सर लोग फॉरेस्ट रेंजर में ऐसे लोगों की कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने किसी ऐसी चीज़ को देखा है, लेकिन आज तक मैंने कभी इस तरह की किसी चीज़ को नहीं देखा। लेकिन उस हेलीकॉप्टर पर भी जो लोग सवार थे और उनमें से जो एक लड़का बच गया था, जो कि स्टोरी मैं आपको शुरू में ही सुना चुका हूँ, उस लड़के ने भी उस फेसलेस आदमी को देखने का दावा किया था। लेकिन वो दावा कितना सच्चा था या झूठा ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं उस लड़के की इस बात पर ज़रूर यकीन करता हूँ
क्योंकि वो ज़रूर सच ही कह रहा होगा। क्योंकि जिस जंगल में इतनी मिस्टीरियस मौत हो सकती है और लोग इतने मिस्टीरियस तरीके से गायब हो सकते हैं और ऐसी सीढ़ियाँ वहाँ पर मौजूद हो सकती हैं, तो ज़रूर वहाँ पर बिगफुट, गोटमैन और फेसलेस मैन जैसे भी क्रिएचर्स होती होंगी। और इन जंगल के बारे में ये स्टोरीज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पर गोटमैन, बेयरमैन और वेंडिगो जैसी क्रिएचर्स भी देखी जाती हैं। लेकिन मेरी यही दुआ है कि मेरा कभी भी इनमें से किसी भी चीज़ के साथ कोई सामना ना हो। तो व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरीज़ जो कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस पर थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को थम्स अप दें। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर और किस चीज़ से रिलेटेड स्टोरी चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने साथ हुए इंसिडेंट भी मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।